देखो 2 फरवरी को जिन जिन विद्यार्थियों का इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का एग्जाम होने वाला है उनका असली पेपर एनुअल पेपर मेरे पास आ चुका है। देखो क्लास 12 वाले विद्यार्थी का जिनका 2026 में यानी 2026 में 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला इकोनॉमिक्स का उनका 100% एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। जब एग्जाम में बैठोगे और ये क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो वहाँ पर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आपका सेम आने वाला है। एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखेंगे। बता दूं कि जिनका क्लास 12 वाले विद्यार्थी का 2 फरवरी को अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का एग्जाम है उनका 100% लिखित गारंटी दे रहा हूं कि यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम टू सेम आपका आने वाला है। तो एक प्रश्नों को देखिए। देखो सेट जी है, सेट चाहे कोई भी हो सबका प्रश्न सेम ही होता है, प्रश्न का नंबरिंग इधर उधर रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बना कराना है। चलिए पहला हम लोग प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं जब एग्जाम में जाओगे 2 फरवरी को और क्वेश्चन पेपर खोलोगे इकोनॉमिक्स का तो उसमें सबसे पहले निर्देश दिया होगा। निर्देश क्या होगा आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता है वो आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का आपका एग्जाम सब्जेक्टिव का होगा। ऑब्जेक्टिव का शर्त होता है कि 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, अब बोलेगा 50 ऑब्जेक्टिव को ही मात्र आपको बनाना है, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव को ही ओएमआर शीट के अंदर आपको भरना है और सब्जेक्टिव आपको 2 नंबरिया 5 नंबरिया टाइप का देगा। चलिए एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं और ध्यान से देखिए। जैसा जब क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो उसमें पहला प्रश्न भी आपको यही बोलेगा कि 1 से 100 तक प्रश्न है और 50 प्रश्न 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट के अंदर भरना है। यानी 100 को ऑब्जेक्टिव दिया, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही मात्र आपको ओएमआर शीट के अंदर भरना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। एक प्रश्नों को देखना है और 2 फरवरी को जाना और सेम टू सेम यही आपको मार्क किया ना। पहला प्रश्न बोला है कि कई अंधिमान वक्र के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। बोला कि कई अंधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंधिमान बंडल कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न वो दोनों बोल रहा है देखो कि बोला कि 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका समान तुष्टि गुण वक्र कहलाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 3 देखो बोल रहा है कि अंधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दरें क्या होती है, तो सीमांत प्रतिस्थापना दरें हरा समान होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 4 देखो बोल रहा है कि उपभोक्ता के इष्टतम बोले कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बचत रेखा अंधिमान वक्र को क्या करती है। बोल रहा है कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बचत रेखा अंधिमान वक्र को क्या करने का कार्य करती है, तो अंधिमान वक्र को स्पर्श करने का कार्य करती है, 4 का हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर प्रश्न बोला है कि मांग वक्र की ढाल क्या होती है। मांग वक्र की ढाल जो होती है ऋणात्मक होती है, 5 का हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 6 देखिए बोल रहा है कि सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी, तो वो होगा आपका बढ़ने का कार्य करेगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर प्रश्न बोला कि बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या होता है। बोला कि बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का बताना है कि क्या होता है, तो 7 का हो जाएगा डी नंबर। ए और बी दोनों मारेंगे, यानी योग भी होता है और समस्तरीय संकलन भी होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए और बी मारिएगा। अगला प्रश्न 8 देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न बोला कि यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मांग की लोच बताना है, ईडी का मान क्या होगा, मांग की लोच क्या होगा, तो 8 का हो जाएगा सी नंबर। ईडी जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। देखो नॉन में देखो सेम जाना है 2 फरवरी को इकोनॉमिक्स में, अब सेम टू सेम आपको मार्क करना एग्जाम में, एक भी प्रश्न अलग नहीं होगा। बोल रहा है 9 नंबर कि एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक अक्ष को काटता है वहां मांग की लोच का मान क्या हो जाएगा, तो वहां मांग की लोच का जो मान हो जाएगा वो आपको ईडी का बराबर 1 हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर प्रश्न बोला कि मांग वक्र समीकरण P इंटू क्यू का P इंटू क्यू बराबर ई, जहाँ P और Q बोला जहाँ P मूल्य और Q मात्रा है और E स्थित है, तो इस मांग वक्र का आकार क्या होगा ये बताना है। तो इस मांग वक्र का आकार ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 10, ऊर्ध्वाधर नहीं आयताकार अति परवलय हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका, ठीक है, बी नंबर मारिएगा। आगे 11 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि देखो अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करने का कार्य करती है, तो वो आपका वस्तु और सेवा दोनों का, ऑप्शन डी मारेंगे, ए और बी दोनों। अगला 22 नंबर प्रश्न बोला कि मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो वो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न में 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 आपसे बोल रहा है कि देखो प्रश्न नंबर 13 आपसे कह रहा है कि वर्ष 1929 से, देखो प्रश्न नंबर बोला है कि 13 कि वर्ष 1929 से 1933 के बीच एनवा अमेरिका वासी में कितने बेरोजगार होने का कार्य किए थे, चौथा बेरोजगार लोग गए थे लगभग, समझिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 14 नंबर प्रश्न बोला कि पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है, उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है, तो पूंजीपति उद्यमियों के हाथ में होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है
कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्र के द्वारा लिए जाते हैं। तो निर्णय किस क्षेत्र के माध्यम से लिया जाएगा? तो व्यापारिक क्षेत्र के माध्यम से लिया जाएगा। 16वां प्रश्न है, निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु है, निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु क्या होगा? तो विदेश में क्रय विक्रय किया जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 17 देखिए, 17वां प्रश्न बोला है कि उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं। तो किस संसाधन के आय को लाभ बोलेंगे? तो श्रम को बोलेंगे। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 28वां बोला है किसी देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करने का कार्य करती है, यानी कैसा राज्य निर्वाह करेगा? तो विकासशील देश आपका निर्वाह करेगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होती क्या कहलाएगा? बोले कि वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होगा तो उसे टिकाऊ वस्तु बोलते हैं। आपको ऑप्शन देगा सी नंबर। 20 नंबर बोले दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार की जाती है, यानी कौन सी वस्तु की गणना 2 बार की जाती है? तो पूंजीपति वस्तु की गणना 2 बार होती है। आपको ऑप्शन देगा सी नंबर। अगला प्रश्न 21 देखिए क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि जब बाजार बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बोल रहा है कि जब बाजार मांग के बराबर होगा तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो संतुलन बोलेंगे। जब बराबर होगा मतलब संतुलन होगा। 22वां प्रश्न बोला बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार होता है? बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है? तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 23 देखिए कह रहा है कि संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य का मांग पर अधिक किसी मूल्य की मांग की अपेक्षा पूर्ति क्या होगी? यानी बोले संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य पर मांग की अपेक्षा पूर्ति क्या होगी? तो जो मांग का अपेक्षा पूर्ति होगा डी बड़ा हो जाएगा एस से। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। देखो प्रश्न को देख लीजिए और एग्जाम में सेम जाके मार देना, आपको करना कुछ नहीं है। किस वस्तु में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन दिशा एक होने का कार्य करती है? तो वो हो जाएगा आपका जब पूर्ति वक्र बाएं शिफ्ट में होता है तब। तो 24 का मारेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न 25 देखिए क्या कह रहा है। 25वां प्रश्न आपसे कह रहा है, बोल रहा है कि राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा आपका निम्न निर्धारित कीमत का उदाहरण है। 26वां बोला कि फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा? तो वो हो जाएगा जब फर्में सामान्य लाभ अर्जित कर रही होगी तब रुकेगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 27 देखिए बोल रहा है कि 27 नंबर कि निम्नतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है? तो वो समस्या हो जाएगा आपका अधिपूर्ति की समस्या उत्पन्न होगी। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला 28वां प्रश्न क्या करे वो देखिए। ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार करता हो तो क्या कहलाने का कार्य करेगा? तो वो कहलाएगा आपका अल्पाधिकार कहलाएगा। अगला प्रश्न 29 बोला कि दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है? तो अल्पाधिकार हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 30 देखिए। 30वां प्रश्न बोला है कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है? तो 30 का हो जाएगा ए नंबर, सजातीय वस्तु के कारण होता है। 31वां प्रश्न बोला निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है? कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है? तो 31 का हो जाएगा डी नंबर मारेंगे। जलपान, गृह, बीमा, कोचिंग सब आता है, इनमें से सभी मारेंगे। ये सेवाओं की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न 32 आपसे बोल रहा है कि निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कौन कर रहा है? तो बुनकर हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 33 बोल रहा है कि सीमित संसाधनों का विनिमय क्या है? सीमित संसाधनों का बताना है विनिमय क्या है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 34 देखिए क्या कह रहा है। 34वां प्रश्न बोला है कि निम्न में किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है? आर्थिक लागत की संज्ञा किसको दिया गया है? तो आर्थिक लागत को ही दिया गया है। ऑप्शन मानेंगे 34 का डी नंबर। 35वां बोले कि बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन करता है? यानी बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाएगा इसका निर्णय कौन करता है? तो बाजार तंत्र करता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 36 देखिए बोला है कि बाजार शब्द का आशय किससे है? 36 बोला कि बाजार शब्द का आशय किससे है? तो माध्यम जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो, जैसे फोन। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 37 में क्या कह रहा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 में बोला है कि वस्तु की मांग पूर्ति से उसके क्रय का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? तो 38 का हो जाएगा डी नंबर। आपका हो जाएगा सकारात्मक अर्थव्यवस्था और व्यवस्थित अर्थव्यवस्था। नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न में देखते हैं 39 नंबर। 39वां प्रश्न बोल रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था के सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है, ये बताना। तो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो 39 का हो जाएगा सी नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। अगला प्रश्न 40 देखिए।
40वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। 40वां प्रश्न बोला कि बजट रेखा का समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m है, और इसमें बोल रहा है कि P1 P2 क्या है, बताना P1 P2 क्या है ये बताना। 40 का हो जाएगा ए नंबर, वस्तु 1 और वस्तु 2 के मूल्य है। अगला 41वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया, तो कौन ऐसा चर है जिसको एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। तो 41 का होगा सी, निवेश हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 42 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 42 नंबर बोला है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था, निम्न में से बताना कौन सा अर्थव्यवस्था जो है ना पूंजीवादी है। तो बोले इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था पूंजी है, भवन, कार्यालय का स्थान, सड़क, ऑप्शन डी मानेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। 43वां प्रश्न बोल रहा है कि 43वां प्रश्न आपसे कह रहा है, देखो कि 43वां प्रश्न कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं। बोले पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं, तो मूल्य ह्रास बोलते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 44 बोला है कि पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन रोकता है, तो वो रोकेगा उपभोक्ता, व्यापारी, उद्यमी, आपका ऑप्शन मानेंगे डी, इनमें से सभी मानेंगे। आगे 45वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता आती है, किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है, तो पूंजी से आता है, आपका ऑप्शन जाएगा ए नंबर। 46 में बोला कि सरल अर्थव्यवस्था के आय के वर्तुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग को कौन करने का कार्य करता है, तो 46 का जाएगा बी नंबर, व्यापार क्षेत्र करेगा। अगला प्रश्न 47 देखिए बोल रहा है, 47वां प्रश्न आपसे क्या करे वो देखिए। बोले कि अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किया गया व्यय क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा उपभोग व्यय, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बी नंबर। अगला प्रश्न 48 देखिए बोला है कि फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है, यानी फर्म उत्पादन प्रयोग में कैसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, कच्चा माल का उपयोग करते हैं। 48 का हो जाएगा ए नंबर। आगे 49 नंबर बोल रहा है कि देखो सकल मूल्य वर्धित माइनस ए बराबर निवल मूल्य वर्धित, तो बताना है कि यहाँ पर ए किसका काम करेगा, तो यहाँ जो है ना मूल्य ह्रास का काम करेगा ए। 50 नंबर बोला कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्यों पर की जाती है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, आधार वर्ष कीमतों पर की जाती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे प्रश्न में क्या देखिए क्या करे आपसे, बोला कि यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 की कीमतों से की जाएगी, तो 2023 से 2010 में क्रमशः क्या था, 2023 से 2010 में क्रमशः बताना है कि क्या था, तो 51 का हो जाएगा सी नंबर, चालू वर्ष और आधार वर्ष था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 52 देखिए क्या कह रहा है। 52वां प्रश्न बोला कि वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी, तो वो हो जाएगा आधार वर्ष से तुलना किया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 53 देखिए क्या कह रहा है। 53वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय कितना होना चाहिए, तो 53 का हो जाएगा आपका बी नंबर, धनात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न 54 आपसे बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि देखो निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर घटाओ जेड, तो बताना है कि क्या निकलने का कार्य करें, जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो 54 का हो जाएगा बी नंबर, उत्पादन हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 55 नंबर बोला कि सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है, सस्ते दर पर बताना है कि रसोई घर किसका उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, तो 56 का हो जाएगा आपका हो जाएगा डी नंबर, विधि ग्राह्य मुद्रा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न के 57 नंबर क्या बोल रहा है कि बोला कि मूल्य वृद्धि से लेन देन स्वर्ण व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन करने का कार्य करेगा, तो वो करेगा बढ़ने का काम करेगा। अगला प्रश्न 58 बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, देखो 58 बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में MI चाहे M1 का कौन सा सही घटक है ये बताना है, तो 58 का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा करेंसी नोट सिक्योर मांग जमा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 59 देखिए बोल रहा है कि देखो बोला है कि आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है, आवधिक जमा जो है ना किस खाते में रखा जाता है, तो चालू जमा खाते में रखा जाता है, हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर बोल रहा है, 60 नंबर बोला है कि यदि करेंसी CU हो और जमा DD हो तो करेंसी जमा अनुपात बताना है कि क्या हो जाएगा, करेंसी जमा अनुपात क्या होगा, तो CU बटा DD हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 61 नंबर बोला कि प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म की पूर्ति किस ओर शिफ्ट होने का कार्य करेगा, तो फर्म की पूर्ति जो है ना आपका दाहिनी ओर शिफ्ट होगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 62 देखिए क्या कह रहा है। 62 नंबर प्रश्न आपका है कि सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को किस बिंदु पर काटने का कार्य करेगा, तो 62 का हो जाएगा बी नंबर, न्यूनतम बिंदु पर कार्य करेगा। 63 में बोला कि निम्न में कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार के बराबर होता है, तो 63 का हो जाएगा ए नंबर, कुल स्थिर लागत वक्र होता है। 64 नंबर प्रश्न की क्या कह रहा है,
64वां प्रश्न आपका कह रहा है, 64वां प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए बोला कि क्यू, देखो बोला जो क्यू है ना, क्यू इकाई उत्पादन पर कुल लागत घटावे Q-1 इकाई उत्पादन पर कुल लागत बराबर क्या निकलने का कार्य करेगा। तो 64 का हो जाएगा ए नंबर, औसत लागत निकलेगा। आगे 65 नंबर बोला कि सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र दोनों किस आकार के होने का कार्य करते हैं। तो वो होता है आपका उल्टे यू आकार का होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे 66वां प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए, बोला कि यदि सभी आगतों में, बोले यदि सभी आगतों में टी गुनी वृद्धि हो जाती है, सभी आगत में टी गुनी वृद्धि हो जाएगा जिससे उत्पादन भी टी गुना बढ़ जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखो 67 बोल रहा है कि देखो कब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर x1 का पावर अल्फा गुना x2 का पावर बीटा आपको दिया है। तो बोला कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 से बड़ा हो तो ये क्या दर्शाने का कार्य करेगा। तो ये दर्शाने का कार्य करेगा स्थिर पैमाने का प्रतिफल दर्शाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और 68वां प्रश्न आपको बोल रहा है, देखिए बोला कि निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत क्या होगा, निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत क्या होगा। तो 68 का हो जाएगा सी नंबर, कुल प्रतिवर्ती लागत, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 69 में बोला कि कुल लागत बटा डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा। तो 69 का हो जाएगा ए नंबर, औसत लागत हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 देखिए आपसे क्या कह रहा है, देखो कि अल्पकाल औसत, बोले कि अल्पकाल बोले कि अल्पकाल औसत अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल कैसी होती है। तो 70 का हो जाएगा बी नंबर, धनात्मक होती है। 71 बोल रहा है कि सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करने का कार्य करती है। तो इनमें से सभी मारेंगे, धनी से अधिक कर, चाहे गरीबों पर अधिक आपका खर्च करता है, या सार्वजनिक वस्तुओं का प्रधान, ऑप्शन डी मारेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए 72 क्या कह रहा है, 72वां प्रश्न बोला कि पूंजीगत प्राप्त, देखो पूंजीगत प्राप्तियों का सबसे मुख्य बताना है कि मद क्या है। पूंजीगत प्राप्तियों का सबसे मुख्य मद क्या है। तो वो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर की बिक्री से आय करना, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 73 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, 73 में बोल रहा है कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य होगा आपका निर्गत में वृद्धि, उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करना, आय में वृद्धि, आपको ऑप्शन डी मानेंगे, इनमें से सभी। 74 में बोला कि सरकारी व्यय गुणांक, बोला कि सरकारी व्यय गुणांक क्या है। तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी बराबर 1/1 - सी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न लोग देखते हैं 75वां प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। 75वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि संतुलित बचत गुणक का मान क्या है, संतुलित बचत गुणक का मान क्या है। तो 75 का हो जाएगा बी नंबर 1 है। अगला प्रश्न 76 बोला कि निम्न में से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा, निम्न में से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ने का कार्य करेगा। तो 76 का हो जाएगा डी नंबर, व्यय से, कर से, ऋण से, ऑप्शन मानेंगे डी नंबर, इनमें से सभी से आपका अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा। अगर कर लीजिएगा, व्यय लीजिएगा तो बोझ पड़ेगा इस आने वाला संतान पर। आगे 77वां प्रश्न बोला कि परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंध पत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है, किस खाते में इस प्रकार का आपका क्रय विक्रय होने का कार्य करेगा। तो 77 का हो जाएगा ए नंबर, चालू खाता में। अगला प्रश्न 78 देखिए क्या कह रहा है आपसे, 78वां प्रश्न बोला कि विनिमय दर में मूल्य ह्रास से क्या घटने का कार्य करेगा। तो आपका आयात घटेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 79 देखिए बोल रहा है कि बोला खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होगा, खुली अर्थव्यवस्था का बताना है कि संतुलन क्या होगा। तो 79 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 80वां प्रश्न बोला कि निम्न में कौन बड़ा है, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक है। निम्न में कौन बड़ा है, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक या बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था का गुणक आपका बड़ा है। तो 80 का हो जाएगा ए नंबर, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक आपका बड़ा है। अगला प्रश्न 81 देखिए बोल रहा है कि देखो 81वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि अन्य आगत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन आएगा। तो सीमांत उत्पादन में आपका परिवर्तन आएगा कि यही वो स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 82वां प्रश्न देखिए बोल रहा है आपका 82वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 82वां प्रश्न बोला कि दो आगतों के संयोगों का वह सेट जो समान निर्गत स्तर पर उत्पादन करते हैं वो क्या कहलाने का कार्य करेगा। तो 82 का हो जाएगा सी नंबर, वो कहलाएगा सम लागत रेखा कहलाएगा। अगला प्रश्न 83वां प्रश्न की बोल रहा है कि निम्न में से किस आगत की मात्रा को दीर्घकालीन में परिवर्तित किया जाता है। तो 83 का हो जाएगा आपका ए नंबर, श्रम को किया जाता है। 84 नंबर बोल रहा है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटने का कार्य करेगा। तो 84 का हो जाएगा बी नंबर, न्यूनतम बिंदु पर काटेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 85वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो परिवर्ती अनुपात के नियम में किसके अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 85 का हो जाएगा आपका 85 का हो जाएगा ए नंबर, स्थिर एवं परिवर्ती आगत के अनुपात में कर सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न 86 देखिए बोल रहा है कि यदि उत्पादन के कारकों में टी गुना वृद्धि की जाए जिससे उत्पादन में भी टी गुना वृद्धि हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो 86 का हो जाएगा ए नंबर, वर्धमान अनुपाती प्रतिफल हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 87 देखिए बोल रहा है
कि जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तन होता है? तो 87 का हो जाएगा ए नंबर, वृद्धि होती है। अगला प्रश्न में 88 देखिए क्या कह रहा है। 88 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन समीकरण सही है? कौन सा समीकरण बोल रहा है कि सही है? तो 88 का हो जाएगा बी नंबर, कुल परिवर्ती लागत बराबर औसत परिवर्ती लागत गुना मात्रा हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 89 क्या कह रहा है। बोला 89 नंबर कि निम्न में कौन वक्र है, निम्न में कौन वक्र किस वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटने का कार्य करता है? तो वो वक्र हो जाएगा सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र, ये काटने का कार्य करेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 90 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखो, बोला 90 नंबर कि फर्म की कुल संपत्ति एवं कुल लागत का अंतर क्या कहलाएगा? तो 90 का हो जाएगा डी नंबर, लाभ कहलाएगा। 91 नंबर बोला कि बैंक के जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा ऋण पर ब्याज की दर को क्या कहते हैं? तो 91 का हो जाएगा आपका ए नंबर, अधिक होती है, ठीक है ना, अधिक होने का कार्य करता है ब्याज दर वहां पर। बाद में बोला कि यदि रिजर्व बैंक को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि करनी है तो वह सबसे पहले क्या करेगा? तो 92 का हो जाएगा सी नंबर, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा। अगला प्रश्न में देखते हैं 93 नंबर, देखिए 93 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उपभोक्ता फलन सी बराबर सी डैश प्लस सी वाई में बताना है कि सी यानी छोटा सी स्मॉल सी क्या है? तो 93 का हो जाएगा बी नंबर, न्यूनतम जीवन यापन उपभोग है। अगला प्रश्न में 94 देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन भौतिक पूंजीवादी स्टॉक नहीं है? कौन भौतिक पूंजीवादी स्टॉक नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका फल भौतिक पूंजीवादी स्टॉक नहीं है। आगे 95 नंबर बोल रहा है कि वाई बराबर सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी, प्लस में आपका सी है और इंटू में आपका वाई माइनस आई का आपका डैश है। तो बोला इनमें कौन सा स्वायत्त पद है, कौन सा जो पद है वो स्वायत्त है? तो 95 का हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी जो पद है वो स्वायत्त पद है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 96 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, उपभोग फलन सी बराबर सी डैश प्लस सी वाई में सी का मान बताना है किसके बराबर होगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा शून्य से अधिक 1 के बराबर और 1 से कम, आपका ऑप्शन डी मानेगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न में 97 देखिए बोल रहा है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुणक का मान क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो गुणक का मान आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं 98 नंबर प्रश्न बोला है कि प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री किसको दर्शाएगा? तो 45 डिग्री कौन दर्शाएगा? तो बाजार संतुलन रेखा दर्शाएगा। 99 नंबर प्रश्न बोला कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? तो बचत की मात्रा बढ़ने का कार्य करेगा। अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला कि जिन परिवर्तनों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है वो बिंदु क्या कहलाएगा? तो वो स्टॉक चर कहलाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इस प्रकार से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया 2 फरवरी के इकोनॉमिक्स का। इस वीडियो को पूरा देखिए और एग्जाम में जाइए, सारे ऑब्जेक्टिव मार के आइए। और रही बात सब्जेक्टिव का, तो मेरे पास सब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, उपलब्ध है नीचे, सब्जेक्टिव भी उपलब्ध है आपका। लेकिन सब्जेक्टिव हल कराऊंगा तो वीडियो और भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जो एग्जाम में 100% यही आने वाला है।